effect similar to magnet or produced by magnet। मतलब जो मैग्नेट होता है वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके सिमिलर जो भी इफेक्ट होगा उसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट का इफेक्ट मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे टॉपिक की कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मैग्नेट की। तो ये मैग्नेट मतलब क्या है? तो बेसिकली ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट होता है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। जिस मैग्नेट की बात कर रहे हैं वो नेचर में हमें एज इट इज मिलता है, जिसको अपन Fe3O4 वाली एक ओर है जिसको अपन आयन की ओर बोलते थे। ठीक है, तो नेचुरली ऑकरिंग आयन की ओर है Fe3O4, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, एंड इस मैग्नेटाइट को अपन कंसिडर करते हैं एज ए मैग्नेट। ये बेसिकली बहुत ज्यादा हेवी होता है एंड ये जो है बेसिकली ग्रे इन कलर है। इसका जो कलर है वो ग्रे होता है एंड ये एकदम वेट में हेवी होता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं अपन एज ए मैग्नेट। ठीक है, तो अब ये जो मैग्नेट होता है ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उस इफेक्ट को बेसिकली बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? एकदम सिंपल है। अब देखो, जैसे हमने ग्रेविटेशन फील्ड डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी, उसी के सिमिलर कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड? मतलब वही बेसिक पार्ट होगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में कि कोई भी एक बार मैग्नेट अगर हम लेंगे, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, इसको अगर कहीं पे भी रख देंगे तो ये क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में खुद के इन्फ्लुएंस वाला इस तरह से एक सर्कल बना लेता है। ठीक है, और इस सर्कल में या फिर इस स्फेरिकल स्पेस में दूसरा मैग्नेट अगर अपन लेके आने का ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैंने नॉर्थ पोल रख दिया तो बेसिकली क्या होगा कि जब तक ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं करता है, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसी नॉर्थ पोल को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊंगा, ये साउथ पोल उसको तुरंत अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से एक साउथ पोल अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये उसको रिपेल करेगा। यानी कि क्या है कि एक फील्ड बन रही है। फील्ड मतलब कौन है? ये स्पेस है। तो ये स्पेस में क्या होता है कि दूसरा मैग्नेट ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which any other magnet will experience force of attraction और repulsion। समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या है कि अलग कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हम स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेस कहाँ पे होना चाहिए? ये मैग्नेट के अराउंड वाला चाहिए। दूसरा कोई भी स्पेस अपन डिस्कस नहीं करेंगे जिसमें क्या होगा कि दूसरा कोई भी मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला। तो उस पर्टिकुलर स्पेस को कंसिडर किया जाता है एज ए फील्ड। अगर ये फील्ड मास प्रोड्यूस करता तो उसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते। अगर इसको चार्ज प्रोड्यूस करता तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। लेकिन इसको अगर मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेट है खुद के सराउंडिंग में जो स्पेस बनाता है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया कि बेसिकली क्या है कि स्पेस है अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, अराउंड द मैग्नेट एक स्पेस है जिसमें दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस स्पेस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर कि एक्चुअल में ये मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक
field around the magnet is called as मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि मैग्नेट के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है, यानी कि नेचर का एक रूल है जो नेचर ने इनको प्रोवाइड किया है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिज्म। एंड ये जो मैग्नेटिज्म हमने अभी यहाँ पे लिखा था, ये मैग्नेटिज्म नथिंग बट इसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिज्म यानी क्या होता है, मैग्नेट का इफेक्ट होता है, उसी को अपन मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस लगाओ। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो भी प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट है, लेकिन कैसे मैग्नेटिक, उनको डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट में यहाँ पे देख रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या। एकदम सिंपल वर्ड्स में बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट के तहत मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट यानी क्या, कि ऐसा इफेक्ट जो मैग्नेट के सिमिलर होगा। अब मैग्नेट के सिमिलर होगा मतलब मैग्नेट का इफेक्ट कैसा होता है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले बोल दिया कि मैग्नेट मतलब क्या होता है। क्या होता है मैग्नेट, यानी ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। Fe3O4 ये साइंटिफिक ओर है उसकी, आयन ओर, जिसको अपन मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये हेवी होती है एंड ग्रीन कलर है। उसके बाद में हमने देखा कि इनकी एक स्पेशल टेंडेंसी है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, कि कोई भी मैग्नेट अगर स्पेस में रखेंगे तो ये खुद के सराउंडिंग में स्पेस बना लेता है, और इस स्पेस में अगर दूसरा मैग्नेट अपन एंटर करेंगे तो वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। तो जो स्पेस है अराउंड द मैग्नेट जिसमें दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस स्पेस को बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो टेंडेंसी है उसी को अपन मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। एंड ये मैग्नेटिज्म नथिंग बट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब देखो हो गया क्लियर, मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट अपन स्टडी करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ी सी और डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट ले लेते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब बेसिकली बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जैसे कि अ मैग्नेट विथ सिंगल पोल और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जब भी कोई भी मैग्नेट आप लेंगे तो उसको हमेशा से दो पोल्स होंगे। ठीक है, एक होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इनको छोड़ के सिंगल पोल मैग्नेट का कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हम रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, जो मैग्नेट कंसीडर करते हैं वो बार मैग्नेट होगा इस तरह से। तो ये जो बार मैग्नेट होता है इसको दो पोल्स होते हैं, एक को अपन नॉर्थ बोलेंगे, एक को अपन साउथ बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर होगा ओ मैग्नेट का। तो बेसिकली ये यहाँ पे टोटल लेंथ अगर देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ बन गई। एंड यहाँ पे जो लेंथ देखेंगे इसको अपन 2L बोलते हैं। ये होती है मैग्नेटिक लेंथ, एक्चुअल दो पोल्स के बिटवीन का सेपरेशन। क्योंकि मैग्नेट की जो पोल है वो इतने डिस्टेंस अंदर थे, एग्जैक्टली एंड पे नहीं थे। देन नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको अपन +m, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है उसको अपन -m कंसिडर करते हैं। तो अब जो यहाँ पे देखा है हमने उसको 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब जिसको मैंने डायग्राम में GL बोला है। क्या होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब? ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब होता है एक्चुअल मेजर्ड लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। मतलब फिजिकली अगर कोई भी स्केल लेके अपन मेजर करेंगे तो उस लेंथ को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो हम एक्चुअल में कंसीडर करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। और ये मैग्नेटिक लेंथ यानी डायग्राम में जो नोटेशन आपको 2L दिख रहा है, 2L क्यों? देखो यहाँ पे ये सेंटर है तो सेंटर से लेके साउथ पोल का L, सेंटर से लेके नॉर्थ पोल का L, तो L + L यानी ये बनेगा 2L। इस तरह से ये मैग्नेटिक लेंथ हम 2L से डिनोट करेंगे। और ये मैग्नेटिक लेंथ यानी क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ होती है
सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल के बिटवीन का जो सेपरेशन होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक लिमिटेशन है कि नॉर्थ पोल का एंड साउथ पोल का एग्जैक्ट लोकेशन हम फिजिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक रिलेशन है 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी टोटल लेंथ अपन जो भी मेजर करेंगे उसको अगर 5/6 इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लेंथ के लिए एक्सप्रेशन बन गया 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। अगर ये 5/6 का परसेंटेज थोड़ा सा निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मालूम होता है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है कितना आएगा परसेंटेज। यस बोलना। यस बाकी त्याच्या वर्कशीटचे सोल्युशन तुमचे बाकी आहे ना, ते झाले की होऊन जाईल ते। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ ये बन गई 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 84% आ रहा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्मॉल एम जो लिखा था उसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, अब ये पोल स्ट्रेंथ जो है उसका नोटेशन है स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की जो स्ट्रेंथ होगी, कौन सी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिज्म की, सराउंडिंग में स्पेस प्रोड्यूस करके दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करना या फिर रिपेल करना, ये वाली स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे होता है, ये बेसिकली पोल्स पे होता है, उसको बोला जाएगा पोल की स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ जो है इसका नोटेशन होता है स्मॉल एम, एंड ये स्मॉल एम का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम अपॉन 2L। अब यहाँ पे जो कैपिटल एम आपको दिख रहा है ये टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट डेजिग्नेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे बस मैं लिख लेता हूं कि कैपिटल एम मतलब कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड ये 2L का मतलब अभी हमने ऊपर देखा था मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो ये स्मॉल एम जो है इसका यूनिट हमें मिलता है एम्पियर इंटू मीटर, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर। तो डायमेंशंस क्या होंगे, एम्पियर मतलब करंट, मीटर मतलब लेंथ, तो डायमेंशंस बनेंगे L1 I1। ठीक है, तो ये हो गए डायमेंशंस। तो ये पोल स्ट्रेंथ बन गई। अब स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख देता हूं पोल स्ट्रेंथ फॉर नॉर्थ पोल ऑलवेज हम एज ए प्लस एम लेंगे, एंड वही पोल स्ट्रेंथ अगर फॉर साउथ पोल चल रही है तो उस केस में हमें माइनस एम लेना पड़ेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी जाता है जब हम मैग्नेट को चार्ज के साथ में कंपेयर करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसी तरह से हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को एज ए प्लस एम एंड माइनस एम यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें मालूम है कि जैसे चार्ज में होता है वैसे मैग्नेट में होता है कि लाइक पोल्स जो होंगे वो रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक अगर होंगे, अपोजिट अगर होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट मैग्नेट की एंड मैग्नेटिक फील्ड की। और कुछ टर्म्स हैं जिनको अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कि ये बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सेंटर है O। तो यहां से अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो मैग्नेट के सेंटर में से एंड दोनों पोल में से पास होती है तो उसको बोला जाएगा मैग्नेट का एक्सिस। अगर दूसरी लेंगे जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है एंड सेंटर में से पास होती है
तो उसको बोला जाएगा मैग्नेट का इक्वेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये बार मैग्नेट का कुछ बेसिक इंट्रो था, इसको आप याद रखेंगे। अब इसके साथ में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बातें, जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ कांस्टेंट्स थे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट था परमिटिविटी। यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट बनेगा परमीएबिलिटी। ठीक है, तो वन बाय वन इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं यहाँ पे उनका एक कंपैरिजन करा के देता हूँ, तो आपको समझने के लिए ये कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रो को लिखते हैं एंड यहाँ पे मैं मैग्नेट या फिर मैग्नेटिज्म, इनके सिमिलर कौन सी टर्म सिमिलर है वो कंपेयर करके लिख दूंगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है चार्ज वाली, क्योंकि चार्ज जो है वही सब कुछ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बार मैग्नेट होता है, या फिर यहाँ पे ट्रिपल सी भी आएगा, ट्रिपल सी यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके ऊपर हमें खास तौर पे फोकस करना है। ठीक है, वो आगे जाके आएगा। तो चार्ज होता है, अब चार्ज मतलब क्या है हमें डिटेल में मालूम है, मैग्नेट क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर आगे हमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये चार्ज जो है वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से ये मैग्नेट क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये चार्ज होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड वन नेगेटिव। ये मैग्नेट की जो पोल्स है वो भी टू टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होता है नॉर्थ पोल, लेकिन जिसकी पोल स्ट्रेंथ अपन प्लस एम लेंगे। दूसरा होता है साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ अपन माइनस एम लेते हैं। उसके बाद में एकदम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है कि बेसिकली फील्ड की फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह की कंपैरिजन वाली यहाँ पे क्वांटिटी आती है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। आगे के 2-3 टॉपिक इसी टर्म के सराउंडिंग में हमें डिस्कस करना है। इसका नोटेशन भी होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ द मीडियम आता है, यहाँ पे होता है परमिटिविटी डिनोटेड बाय इप्सिलॉन, गिवन बाय इप्सिलॉन 0 into k। यहाँ पे इप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है, 8.85 into 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, एंड k जो है वो कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। सेम वे यहाँ पे जो कांस्टेंट अपन यूज करते हैं वो होता है परमीएबिलिटी। ठीक है, अब ये परमीएबिलिटी होती है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ पे म्यू नॉट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4π इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। इनकी यूनिट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। ये जो म्यू आर है वो कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन एज ए 1 प्लस काई से, और ये म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमीएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो के है इसको अपन इप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, यानी ये बनता है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि कंपैरिजन करेंगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है, सिमिलर टर्म से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है काय वाला, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काय सफिक्स ई, और ये ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या था, एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, यहां पे भी सेम टर्म आएगी, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ये नोटेशन भी इसका काय सफिक्स एम होगा, और इसका मतलब होगा
ability of the material to get magnetized. ठीक है, एक मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी, दूसरी उसका इलेक्ट्रिसिटी में मतलब पोलराइजेशन शो करने की एबिलिटी एक्सप्लेन करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी रिलेशन अगर आ गया तो वहां पे एक ही परमानेंट कांस्टेंट होता है 1/4 एप्सिलॉन. इसका अपन 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू के ऐसे भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एप्लीकेबल है फॉर एयर और वैक्यूम. दूसरा मीडियम अगर होगा तो हम क्या करते हैं, 9 इंटू 10⁹ को के को डिवाइड करते हैं फॉर अदर मीडियम. वैसे ही मैग्नेटिज्म में कोई भी अगर रिलेशन को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे हर बार एक कांस्टेंट आता है μ0/4π एंड दैट इज इक्वल्स टू 4π इंटू 4π कैंसिल होता है, मतलब क्या बचता है, ओनली 10⁻⁻7. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक्स में कांस्टेंट है. ये बेसिक डिफरेंस है. तो ये बेसिक कंपैरिजन का पार्ट हुआ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि ये लेफ्ट वाला जो कॉलम है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है. अब इनको कंपेयर कर करके राइट वाला कॉलम यानी मैग्नेटिज्म की जो केस है, मैग्नेटिक फील्ड वाली जो केस है, उसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो 1 by 1 बेसिक कुछ कंसेप्ट का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन नेसेसरी होगा, उसको मैं स्टार्ट कर देता हूं. तो आगे का डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन से. मैग्नेटिक इंडक्शन से अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है बेसिकली इसको पूरे सिलेबस में अपन बी से डिनोट करने वाले. अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which gives the strength of magnetic field at a given point. ठीक है, बेसिकली क्या ये कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या करती है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको एक्सप्लेन कर लेती है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दूसरा कोई भी मैग्नेट हम प्लेस करेंगे तो वो कितना फोर्स वहां पे एक्सर्ट कर सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है और मैग्नेट के सराउंडिंग में इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो की है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ए, बी एंड सी ऐसे 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूं, जिनका सेंटर से डिस्टेंसेस R1, R2 एंड ये R3 ऐसे डिस्टेंस है. तो कंडीशन क्या है कि ये जो ए, बी, सी तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट के मैग्नेट के सेंटर से जो डिस्टेंसेस है वो डिफरेंट है. इसलिए ये मैग्नेट इनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी डिफरेंट होगा. तो ये डिफरेंट फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट होता है. तो पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स ये फील्ड एक्सर्ट कर सकती है, ये डिफाइन करने वाली जो टर्म है उसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मैग्नेटिक इंडक्शन. इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इंट्रोडक्टरी फॉर्मूला सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस होती है B इज इक्वल्स टू F/I इंटू L इस टर्म में. और बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका यूनिट यहाँ पे अगर देखेंगे तो आता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ठीक है, या फिर उसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अब देखो ये बेसिक फॉर्मूले में से प्रिपरेशन हुआ. अब अपन अलग मॉडल देखते हैं कि बेसिकली ये मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गए. अब हमें मालूम है कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल. इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये एक्चुअल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को. अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी होता क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इसकी बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हम जो डेफिनेशन फॉलो करते हैं वो इस तरह से है कि ये कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट को अगर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करते टाइम पहले डिफाइन उस तरह से करेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द
curve to which tangent drawn at any point gives the direction of non-uniform मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किसकी डायरेक्शन? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज है, कुछ खास काम की नहीं, इसको मैं बस ओरली बोल देता हूँ, हम छोड़ देंगे। कि जैसे हमें मालूम है कि स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल, उसके बाद में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मीट नहीं करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल outside the magnet, but inside the magnet starts from south pole and ends on north pole। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गई, नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो गई, उनका डिस्कशन खत्म हुआ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है कि वो स्टार्ट तो होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड होती है साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट फिर से ये साउथ से लेकर नॉर्थ पे जाती है। मतलब ये एंड नहीं हो रही है, वो क्या करती है, इट फॉर्म्स closed loop of oval shape। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती है, एक क्लोज लूप फॉर्म करती है जिसकी शेप अंडे की तरह होती है, इलिप्टिकल होती है, यानी ओवल होती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, इनको आप ध्यान में रखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की नंबर इतने ज्यादा थे कि उनको प्रैक्टिकली स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसलिए सर माइकल फैराडे ने क्या किया था, फ्लक्स की आइडिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, इसका नोटेशन भी हम फाई रखेंगे। डेफिनेशन वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन इतना ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। ठीक है, क्या है बेसिकली, देखो कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, उसको बोला जा रहा है फ्लक्स। अब ये फ्लक्स का नोटेशन होता है फाई, इसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब दो वेक्टर के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट आ गया, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा बी इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है। डीएस का मतलब है सरफेस एरिया, जिस एरिया में से हम लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर काउंट कर रहे हैं। थीटा का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास नहीं हो रही थी इस तरह से, ये नॉर्मल इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो उस केस में इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है वो थीटा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका SI यूनिट होता है वेबर, WB से अपन डिनोट कर दे।
इसका CGS यूनिट भी है, मैक्सवेल, और इन दोनों में कन्वर्जन होता है 1 मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 10 to the power -8 वेबर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा ये, 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 to the power -8 वेबर। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन हो गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। अब इसके ऊपर से फिर से अपन मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी फिर से हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, इसकी हमें अल्टरनेट डेफिनेशन मिलती है। कहाँ से? ये फॉर्मूले से। देखो phi इक्वल्स टू बी इंटू डी एस है, तो बी क्या बनेगा? 5/ds। तो इसको वर्डिंग में अगर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट एरिया। हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब इसका नोटेशन होगा बी, और ये बी बनेगा इक्वल्स टू 5/ds। अब देखो फाइ का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ds का मतलब क्या हो गया? एरिया। तो अब इसके ऊपर से अगर मुझे यूनिट कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर से जो यूनिट है वो बनेगा फ्लक्स यानी वेबर अपॉन एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ रहा है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ये हो गया एसआई वाला यूनिट। लेकिन सीजीएस वाला जो है वो मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको कंबाइनली मैग्नेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज करेंगे इसको। यूनिट होता है दैट इज गॉस, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, और इनका कन्वर्जन होता है 1 गॉस इक्वल्स टू 10 to the power -4 वेब पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 to the power -4 टी यानी टेस्ला। तो यहाँ पे ये वेब पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, तो देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, ये सारे एसआई यूनिट मिल गए हमें। किस लिए? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। सब कुछ याद करना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसी का सीजीएस यूनिट जो है वो बना है गॉस, जिसको अपन सिंपली जी से डिनोट करने वाले। ठीक है। उसके बाद में जो कांस्टेंट हमने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था और उस कांस्टेंट को बोला है इस सेक्शन में दैट इज परमी एबिलिटी ऑफ मीडियम। परमीएबिलिटी ऑफ द मीडियम मतलब जैसे परमिटिविटी थी, परमिटिविटी मतलब क्या था कि वो मीडियम कितने लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने के लिए अलाउ कर रहा है। तो ये भी वही बनेगा, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ टू पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां पे मैग्नेट की बात चल रही तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका नोटेशन होता है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ पे जो म्यू नॉट आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस यानी एप्लीकेबल होगा सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट की दैट इज 4 पाई इंटू 10 to the power -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है। उसके बाद में जो म्यू आर दिख रहा है इस म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो एक मीडियम मतलब फ्री स्पेस एंड दूसरे मीडियम को कम कांटेक्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1 + chi m। और ये जो chi m है इसको पहले हमने इंट्रोड्यूस करा दिया था, ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ऊपर इसकी डेफिनेशन है तो उसको ज्यादा डिटेल में लाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हम मैग्नेटिक्स की टर्म में कांस्टेंट यूज करेंगे वो हमेशा से कौन होगा?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा। ठीक है, कैसे? जैसे जैसे आगे जाके कंसेप्ट आएगी, कंसेप्ट के फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, वैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमने न्यू टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट किया है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की कोई भी बात नहीं की है, मैंने पूरा डिस्कशन जो किया है। तो सबसे पहले देखो कंडीशन क्या थी कि ये मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों को फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बोल के स्टार्ट में पढ़ाया जा रहा था। मतलब आपको मालूम होगा कि मैग्नेट को अपन 3000 बीसी से यूज कर रहे हैं, चार्ज के इंफॉर्मेशन भी अराउंड 500-600 बीसी से हमारे पास थी। लेकिन 1820 तक हमें यह मालूम नहीं था कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ऐसे समझते थे कि दोनों अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस है, दोनों अलग अलग फील्ड की है, इसलिए अपन उसको अलग से पढ़ते थे। लेकिन हुआ क्या देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एक एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन था, इन्वेंशन था, ठीक है, जो H.C. ऑर्स्टेड इस साइंटिस्ट ने किया था अराउंड 1820। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये ऑर्स्टेड का जो ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन ने पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था। क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन ये था कि whenever current is flowing through the conductor or charges are in motion, it will produce magnetic field around it। ठीक है, यानी कि क्या हुआ देखो, ये ऑर्स्टेड जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, उसने एक कंडक्टर रखा था और वो ऑब्जर्व कर रहा था कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो ये करंट फ्लो की वजह से वहां पे कंडक्टर के सराउंडिंग में जो भी छोटे छोटे मेटेलिक नेल्स जैसे मैग्नेटिक मटेरियल रखे थे वो खुद के पोजीशन के अबाउट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उसने ऑब्जर्व किया कि इस तरह से ये मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन है, इसको पोजीशन से डिप्लेट करने की एबिलिटी सिर्फ मैग्नेट में होती है। इसलिए इसने बोला था कि जब भी करंट कंडक्टर में से फ्लो होगा या फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग के जो चार्जेस है वो अगर मोशन में सेट कर दिए तो वो खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। एंड यहाँ से हमारा बहुत सालों तक का पेंडिंग क्वेश्चन था, जैसे हमें मालूम है कि बॉडी को मास आता है तो मास कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। बॉडी के पास चार्ज होता है तो चार्ज कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये Fe3O4 वाला मैग्नेटाइट जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव तो करता है, तो वहां पे उसके अंदर तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स है नहीं, तो मैग्नेटिज्म आता कहां से? ये क्वेश्चन बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए हमारे पास था, लेकिन उसका कोई आंसर हमें मिल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जब H.C. ऑर्स्टेड ने ये बातें एक्सप्लेन कर दी कि कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा यानी चार्ज मोशन में आएगा तो वो खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर हमें ये आंसर मिल गया था। एंड आज की डेट में हम कंक्लूड करते हैं कि वो Fe3O4 हो या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, पूरे नेचर में मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनो मेरी बात, पूरे नेचर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की मूवमेंट, यही एक रीजन मतलब वहां पे एप्लीकेबल है। अगर चार्जेस मोशन में सेट कर दिए तो वो खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड इसी एक वे से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था H.C. ऑर्स्टेड का वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, ऑब्जर्वेशन जो एक्सीडेंटली हुआ था। और इस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसने कुछ कंक्लूजन्स बोले थे जो हमें बहुत काम में आएंगे। कंक्लूजन्स तो फर्स्ट कंक्लूजन तो सेम ही है जो ऊपर लिखा है कि whenever charges are in motion it will produce magnetic field around it। दूसरे कंक्लूजन में ऑर्स्टेड बोलता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, is given by right hand thumb rule।
ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल है क्या? राइट हैंड थंब रूल में कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इमेजिन द current carrying conductor is to be held in your right hand, and if thumb shows the direction of current, then कर्व या फिर कर्ल फिंगर्स will give the direction of magnetic field। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर राइट हैंड में पकड़ेंगे, वहां पे अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो उस केस में जो हमारे कर्ल फिंगर्स होंगे राइट हैंड के, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो वर्टिकल है और यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में ये सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट हैंड में पकड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अगर सेम करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उस केस में जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में बन जाती है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड कंक्लूजन था। एंड थर्ड कंक्लूजन में ऑर्स्टेड एक्सप्लेन करता है strength of magnetic field depends upon magnitude or amount of current flowing through conductor। यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन किए थे, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था ऑर्स्टेड की कंक्लूजन में कि इसने कहीं पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कोई रिलेशन एक्सप्लेन ही नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, ये सब कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्लियर हो गए थे। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट में, जिसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ। इस बायोट सैवर्ट्स लॉ को लैप्लस लॉ ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो बायोट सैवर्ट्स लॉ या फिर लैप्लस लॉ, ये क्यों पढ़ना है यहां पे मैं लिख देता हूं। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट। मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे फाइंड करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक्चुअल जो आइडिया है वो बायोट सैवर्ट ने हमें प्रोवाइड की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब है क्या बायोट सैवर्ट्स लॉ, उसके लिए देखो सिंपली हम कोई भी एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ऐसा कंडक्टर मैंने इसलिए लिया कि ये एनी शेप, किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है। इसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है और हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट P दिया है, उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी dl। ये dl के सेंटर से पॉइंट P को कनेक्ट करके ये एंगल बनेगा थीटा एंड ये डिस्टेंस बनेगा r। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं
उसके बाद जो मैग्नेटिक इंडक्शन ये पी के ऊपर मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे ओनली ड्यू टू दिस मच करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट, इसकी वजह से। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से होता है, लिख देता हूं मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो पॉइंट पी है, यहाँ पे अपन मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, जिसका नोटेशन मैंने बोला था बी होता है। ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड एट ए पॉइंट, किसकी वजह से? ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो मैंने यहाँ पे ये डीएल वाला पार्ट शो किया है, सिर्फ इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन अपन पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, क्या होता है ये? नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नंबर 2, directly proportional to the length of element. Number 3, directly proportional to the sine of the proportional to the square of the distance between them। यानी कि देखो क्या क्या लिखा है कि जो dB होगा, छोटा सा इसलिए मैं d के साथ लिख रहा हूं, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट से, बाद में प्रोपोर्शनल होगा dl से, देन प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल यानी साइन थीटा से, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। इन सब को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन मिलता है कि dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये dB बना प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, हमें कांस्टेंट लगेगा। हर बार मैग्नेटिक्स में अपन एक ही कांस्टेंट यूज करते हैं, तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया आपका dB, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब 1 बाय 1 देखो, ये म्यू नॉट मतलब आपको मालूम है कांस्टेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक 2-3 बार मैं लिख के दूंगा। इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। 4 पाई तो कांस्टेंट है। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर की मीनिंग्स तो डायग्राम में ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका dB मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका जो